हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं रोग निदान विकृति विज्ञान का एनीमिया इवैल्यूएशन पार्ट 2। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग यह जानेंगे कि एक सैंपल केस स्टडी किस तरीके से लिखी जाती है। हर एक पॉइंट के अंडर हम लोगों को क्या लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको भरना है उसकी पेशेंट के बारे में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, उसका नेम, एज, जेंडर, ओपीडी नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उसका एड्रेस, उसका रिलीजन, ऑक्यूपेशन। ये सभी बातें आपके जो एक्टिविटी बुक में बताई गई है वो सभी अच्छे से पूछकर भर लेना है। और यह ध्यान रखना है जब भी आप नाम लिखते हो वो फुल नेम लिखिए, उसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सरनेम, ये सभी के सभी पूरा नेम उसके नेम के आगे होना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल लिखते हो या फिर कोई भी केस स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। इस केस में जो मिस्टर एबीसी है वह कंप्लेंट लेकर आया है फटीग, वीकनेस, ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, कुछ भी फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस तरीके से उसने कंप्लेंट बताई है। और वह कब से कितने दिनों से है, तो तकरीबन 3 महीने से है। देखो, जब भी आप कंप्लेंट लिखते हो वह कंप्लेंट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए, उसके सामने ड्यूरेशन लिखी है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे पूछ लिया कि उसका कुछ वेट लॉस हुआ है क्या, एपेटाइटिस चेंजेस में कुछ हुई है क्या पहले और इन 3 महीनों में, मेडिकेशंस कुछ चल रही है, कुछ फैमिली हिस्ट्री उससे रिलेटेड है क्या, ऐसा हम लोगों ने पूछा एसोसिएटेड कंप्लेंट्स में, जो कि ज़रूरी है। अभी देखो, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ये बहुत ही ज़रूरी है। प्रेजेंट इलनेस मतलब कि अभी जो वह प्रेजेंट में कंप्लेंट लेकर आया है उससे रिलेटेड, मतलब कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती गई है, मतलब कि उसमें से जो भी कंप्लेंट है कब से शुरुआत हुई, उसको पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उससे रिलेटेड क्या इश्यूज है क्या, वो सभी हम लोगों को यहाँ पे पूछना है। तो यह मिस एबीसी जो है 45 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है। उसका कंप्लेंट है प्रोग्रेसिव फटीग, जनरलाइज्ड वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यह जो है उसने पास्ट फ्यू मंथ से बताया, कुछ बहुत मतलब कुछ महीनों से उसको ये महसूस हो रहा है, लेकिन गए 3 महीनों में उसको वहाँ ज़्यादा नोटिस हुआ, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने 3 मंथ्स पर्टिकुलरली मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखो, इसमें उसने क्या क्या रिपोर्ट किया। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन हिज फिजिकल स्टेमिना, स्टेटिंग दैट ही नाउ फील्स टायर्ड इवन आफ्टर मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस और क्लाइंबिंग अ फ्यू स्टेयर्स। थोड़ा सा डिस्टेंस पे अगर वो चल रहा है या फिर सीढ़ियाँ चल रहा है तो भी वह तुरंत ही थक रहा है। कोई भी अलग प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी छोटी मोटी भी करता है तो भी वो जल्दी से थक जाता है। और आगे देखो, ही हैज एक्सपीरियंस्ड नो चेस्ट पेन, पाल्पिटेशंस और डिजीनेस। ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को उससे पूछने हैं और पूरी डिटेल्स हिस्ट्री इस प्रेजेंट इलनेस की लेनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूछ लिया चेस्ट पेन कुछ होता है क्या, पाल्पिटेशन हृदय की धड़कनें वगैरह बढ़ती है, चक्कर वगैरह आते हैं क्या, तो उसने वैसे बताया कि यह नहीं है। ये जो नो वाली हिस्ट्री है वो भी बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव पॉइंट्स जो रहते हैं उसके हिस्ट्री में के वो भी ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को आगे क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है उस पेशेंट को के बारे में या फिर मेडिकेशंस क्या देने हैं वो भी उस पर डिपेंड होता है। और देखो, हम लोगों ने क्या पूछा उससे, ही डिनाइज एनी सिग्निफिकेंट वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स और एनी चेंजेस इन एपेटाइट। यह भी चीज़ें उसमें नहीं मिली हमें। There is no history of gastrointestinal bleeding, hematuria, melena और ब्लड लॉस थ्रू एनी रूट। देखो, हम लोगों को लग रहा है कि हाँ शायद एनीमिया की केस हो सकती है, एच बी कम हो सकता है, तो पूछ लिया कि चलो कहीं ब्लड लॉस है क्या, इंटरनल ब्लीडिंग है क्या, हिमेचूरिया, पर रेक्टम ब्लीडिंग है क्या। ये सभी हम लोगों ने उससे पूछा कि पहले कभी होता होता था क्या, यह सभी हम लोगों को इसमें ज़रूरी है। और उसने क्या और भी क्या बताया, सभी इस पेशेंट में नहीं है। ही हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ रिसेंट इलनेसेस, इन्फेक्शन और क्रोनिक डिसीजेस सच एज डायबिटीज और हाइपरटेंशन। यह भी हम लोगों को उसमें नहीं मिला। कुछ क्रोनिक डिसीज की वजह से उसको यहाँ थकावट या फिर वीकनेस, फटीग, ब्रीथलेसनेस हो रहा है क्या, यह भी हम लोगों ने यहाँ पे जाना।
नेक्स्ट देखो, ही हैज नेवर बीन डायग्नोस्ड विथ एनीमिया इन द पास्ट। एनीमिया से कभी डायग्नोस हुआ है क्या, वह भी पूछा, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। एंड इज नॉट ऑन एनी लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स, और कोई भी उसके मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स अभी नहीं चल रहे हैं। और देखा हम लोगों ने कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है इस एनीमिया से रिलेटेड, या फिर हीमोग्लोबिनोपैथीज और एनी हिमेटोलॉजिकल कंडीशन। ही डज नॉट कंज्यूम अल्कोहल और टोबैको। यहाँ भी कुछ ऐसे हैबिट्स है क्या, वह भी हम लोगों को पूछना है। हिज डाइटरी हिस्ट्री इज अनरिमार्केबल though he reports occasional skipping of meals due to busy work schedule। वैसे देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि डाइटरी हैबिट्स में ऐसा कुछ पर्टिकुलर हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को यह देखने को मिला कि वह जो खाने वाला जो टाइमिंग रहता है वह स्किप कर देता है ओकेजनली उसके बिजी वर्क शेड्यूल की वजह से। ओके, अभी आगे हम लोगों को देखना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोगों को जनरल अपीयरेंस, देखो जनरल अपीयरेंस में हम लोगों को यह समझ में आएगा कि वो दिखने में कैसा है। जनरली वीक दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो अपीयरेंस वाइज उसका बिल्ड कैसा है, शॉर्ट में यहाँ पे लिखने की कोशिश करना है। यहाँ पे हम लोगों को जनरल अपीयरेंस में मिला पेल कंजंक्टिवा और एंड स्किन, नो साइंस ऑफ एक्यूट डिसनेस, बहुत ज्यादा बीमार है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वाइटल साइंस में बताया है उसके ब्लड बीपी है 120/80 mmHg, पल्स रेट 90 बीट्स पर मिनट मिला हमें, रेस्पिरेटरी रेट 16 ब्रीथ्स पर मिनट है। देखो अभी वहाँ उसको ब्रीथलेसनेस नहीं है, अभी वो शांत बैठा है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर 98.6, टेम्परेचर भी नॉर्मल है। ये सभी चीजें हम लोगों को यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखो, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब भी लिखते हो वहां पे आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है, और आपको यहाँ लिखना जरूरी है, रेस्पिरेटरी रेट तो लिखिए ही लिखिए, और साथ ही साथ बायलैटरली एयर एयर एंट्री बायलैटरली इक्वल, यह लिखो ताकि वह क्लियर हो जाए कि आपने अच्छे से ऑस्कल्टेट किया है। एयर एंट्री हर एक पार्ट में लंग्स के इक्वली सर्कुलेट हो रही है, मतलब कि दोनों साइड में इक्वली एयर एंट्री है, यह आपको लिखना जरूरी है। एयर एंट्री इक्वल इन बोथ साइड्स, मतलब कि राइट एंड लेफ्ट साइड्स, लेफ्ट लंग में। ओके, नेक्स्ट देखो कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, हार्ट साउंड्स देखते हैं हम लोग, रेगुलर है, यहाँ पे S1 S2 क्लियर ऐसे भी लिख सकते हो, मरमर्स नहीं मिले, कोई पाल्पिटेशंस भी हम लोगों को इस केस में नहीं मिली। रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में भी देखो ब्रीथ साउंड्स जो है वो हम लोगों को नॉर्मल मिल रहे हैं, और एयर एंट्री इक्वल इन बोथ साइड्स, ये एक लिखना है आपको। नेक्स्ट देखो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोगों ने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, हिपेटोस्प्लिनोमेगैली और एनी मासेस नॉट फाउंड। एक्सट्रीमिटीज किस तरीके से है, पेरिफेरल एडिमा है, नहीं है, पेरिफेरल एडिमा मतलब कि हाथ पैरों में कुछ सूजन है क्या, नहीं मिला। क्लबिंग की भी साइंस नहीं मिले इस केस में। अभी नेक्स्ट हम लोगों को फिर भी ब्रीथलेसनेस की तकलीफें बहुत दिनों से है, तो हम लोगों ने क्या किया कि सीबीसी एडवाइस किया, और उसके लिए क्या क्या लगता है, देखो मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, स्टेराइल डिस्पोजेबल सिरिंज 2 to 5 ml और वैक्यूटेनर सिस्टम 22 to 24 गॉज नीडल्स की। ईडीटीए ट्यूब लगेगी हमें, जो लेवेंडर टॉप रहता है पर्पल कलर का उसका ढक्कन रहता है। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये आपको याद रखना है। फिर टॉर्निक्वेट, स्पीड स्वैब्स, अल्कोहल पैड्स, कॉटन बॉल्स, एडहेसिव बैंडेज और मेडिकल टेप, नॉन स्टेराइल ग्लोव्स, ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं वो लिखने हैं। इसमें से जो मेन है वो आपको कंपलसरी लिखना ही है। देन अ वेस्ट डिस्पोजेबल कंटेनर फॉर शार्प एंड बायोहजार्ड, और वो सब नीडल्स वगैरह डालने के लिए डस्टबिन। ठीक है, देन मेन यह एक जरूरी है ऑटोमेटेड हिमेटोलॉजी एनालाइजर, यह एक मशीन है जिसमें हम लोगों को सैंपल रन करना रहता है और वह रिजल्ट देगा। नेक्स्ट यहाँ पे तो इंडिकेशन, इस केस में इंडिकेशन क्या है, टू इवेल्युएट द कॉज ऑफ फटीग
weakness and decreased exercise tolerance by assessing hemoglobin levels and RBCs indices in a suspected case of anemia। इस केस में हम लोगों को एनीमिया सस्पेक्टेड है, तो इसलिए हम लोगों ने CBC किया है और उसके ये जो भी रीजंस है कॉज जानने के लिए। यहाँ पे देखो ये टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा है। CBC यह है हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये आपको लिखना है। और कैसा है, मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड का मतलब क्या है, हम लोग डायरेक्टली मशीन में रन कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से फर्स्ट ईयर में देखा कि हम लोग RBC मैन्युअली काउंट कर रहे थे, 1 2 3 4, WBC काउंट कर रहे थे, HB हम लोग देख रहे थे सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर में, ऐसे मैन्युअली नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली रिपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को इस मशीन में, इसलिए यह ऑटोमेटेड है। इसमें देखो पेशेंट प्रिपरेशन क्या जरूरी है। पेशेंट प्रिपरेशन में नो स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, पेशेंट एडवाइज टू कम इन द मॉर्निंग आवर्स। देखो यहाँ पे कभी कभी पेशेंट को किसी टेस्ट में फास्टिंग आने की जरूरत पड़ती है। वो कितने आवर्स की फास्टिंग रहती है, कभी कभी किसी इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल में कुछ मेडिकेशंस लेने की जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ रहता है कि स्पेशल प्रिपरेशन लगता है एक टेस्ट करने के लिए। तो इस CBC में हम लोगों को वैसा कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक बताया गया है कि मॉर्निंग आवर्स में आना है पेशेंट को, लेकिन ऐसा जरूरी इतना नहीं है। लेकिन मॉर्निंग आवर्स क्यों प्रेफर किया जाता है वो समझिए। देखो हमारी बॉडी की एक सर्कैडियन रिदम रहती है, हम लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगती है, पर्टिकुलर टाइम पे डाइजेशन होता है, पर्टिकुलर टाइम पे इवैक्यूएशन होता है, डेफिकेशन होता है, पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों को नींद आती है, राइट। ये सर्कैडियन साइकिल है। सेम हमारे शरीर में जो RBC प्रोडक्शन होता है, उसका भी बोन मैरो से जो प्रोडक्शन होता है वह भी एक पर्टिकुलर रिदम से चलता है। तो वह डिस्टर्ब क्या बोलते हैं, वह मॉर्निंग आवर्स में लिया तो एक एक्यूरेसी हम लोगों को इस टेस्ट की मिलने वाली है, इसलिए प्रेफर किया जाता है मॉर्निंग आवर्स। ओके, तो नो फास्टिंग नेसेसरी, यहाँ पे फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। सैंपल कलेक्शन देखो किसमें करते हैं हम लोग, वीनस ब्लड सैंपल लेते हैं इस EDTA बल्ब में। ये EDTA बल्ब देखो पर्पल कलर का है उसका हेड, और यहाँ पे उसके ऊपर लिखा हुआ भी रहता है EDTA। तो हम लोगों को सैंपल लेना है 2 ml, कंटेनर रहेगा लेवेंडर टॉप एक्यूटेनर कंटेनिंग EDTA एथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड एज अ एंटीकोएगुलेंट, वो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता है। यहाँ पे उसको लेने के बाद धीरे से हल्के से हम लोगों को उसको मिक्स करना है, ब्लड सैंपल को अंदर के हिलाना है। अभी फिर हम लोगों को हिमेटोलॉजी एनालाइजर जो आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा, उसमें से रिपोर्ट इस तरीके से जनरेट हुआ इस पेशेंट का। ठीक है, इस पेशेंट में क्या देखने को मिला हमें, देखो HB 7.5 है, RBC कैसा है 2.91 है, WBC 8.12। ठीक है, हम लोगों को एनीमिया से की इवेल्युएशन के जो पैरामीटर्स है उसी की तरफ ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट देखो HCT मतलब कि PCV हिमेटोक्रिट लेवल 24.8, MCV 85, FL और MCH देखो 25.6, MCHC 30.1, RDW 12.7 और यहाँ पे देखो इतने पैरामीटर्स जो है यह एनीमिया के इवैल्यूएशन के लिए जरूरी है, इसकी तरफ अच्छी तरीके से ध्यान दो। यहाँ पे हम लोगों ने इससे क्या इंटरप्रिटेशन मिला वह लिखा है, यहाँ पे रेफरेंस रेंज लिखी हुई है, यह मेल पेशेंट है हमको पता है, तो ये जो वैल्यूज है ये हम लोगों को सेल काउंटर पे मिली, और यहाँ पे ये नॉर्मल रेंजेस है, और यहाँ से इससे क्या इंटरप्रिटेशन मिला हमें, देखो HB लो है, सॉरी HB लो है, RBC काउंट भी लो है, ये दोनों क्या कंफर्म कर रहे हैं, एनीमिया है, मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया की केस लग रही है। हिमेटोक्रिट जो है देखो 24.8% है, वह भी कम है, यह क्या इंडिकेट कर रहा है, कंसिस्टेंट विद डिक्रीज्ड रेड सेल मास। मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम देखो इसका नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, उसकी सेल साइज कैसी है, RBCs की नॉर्मल है। मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन स्लाइटली लो हो गया है, बॉर्डर लाइन हाइपोक्रोमिक है। मीन कार्पोस्कुलर
हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन वह भी लो है, वह हाइपोक्रोमिया बता रहा है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है वह नॉर्मल है क्योंकि मिनिमल एनिसोसाइटोसिस है। आरडीडब्ल्यू मतलब कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, जो अलग अलग वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं रेड सेल्स की, वो किस तरीके से है, तो हमें कम वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल है, कम मतलब कि नॉर्मल है, ऐसा हम लोगों को जानना है। यहाँ पे एबनॉर्मल मोस्टली क्या रहता है, आरडीडब्ल्यू बढ़ जाना। ओके, नेक्स्ट देखो इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हम लोगों को सीबीसी का क्या इंटरप्रिटेशन मिला, द पेशेंट हैज मॉडरेट टू सीवियर नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, although MCV is normal, the low HB, RBC, HCT, MCHC point toward functional iron deficiency or anemia of chronic disease. RDW is normal, which suggests that anisocytosis is not prominent. This may indicate early or uniform stage anemia. ये सभी चीजें हम लोगों को इस पर्टिकुलर सीपीसी के इंटरप्रिटेशन में मिली। अभी हम लोग देखते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। ग्लास स्लाइड, माइक्रोपिपेट, कैपिलरी या फिर कैपिलरी ट्यूब, ईडीटीए ब्लड सैंपल। यहाँ पे देखो ईडीटीए ब्लड सैंपल जो हम लोगों ने सीबीसी के लिए कलेक्ट किया है, उसी से हम लोगों को यहाँ पीबीएस करना रहता है। कभी कभी हम लोग डायरेक्टली फिंगर प्रिक से फ्रेश कैपिलरी ब्लड भी इस टेस्ट के लिए ले सकते हैं। स्प्रेडर रहेगा, एक अलग देखो दो स्लाइड्स रहती है ग्लास स्लाइड्स, उसमें की एक स्प्रेडर के तरह एक्ट करेगी, रोल अदा करेगी, और दूसरी रहेगी उसके ऊपर हम लोगों को स्मीयर बनाना है। स्टेनिंग सॉल्यूशन, उसमें हम लोग लिशमन स्टेन्स, राइट स्टेन्स और या फिर जिम्सा स्टेन यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग लिशमन स्टेन्स यूज करते हैं, आपके लैब में भी लिशमन स्टेन रहेगा। टाइमर, डिस्टिल्ड वाटर, बफर्ड वाटर, ड्रॉपर या फिर पास्चर्स पिपेट, स्लाइड ड्राइंग रैक या फिर होल्डर, लेंस क्लींजिंग टिश्यू या फिर ब्लॉटिंग पेपर, माइक्रोस्कोप, ग्लोव्स एंड लैब कोट। यह सभी चीजें हमें पीबीएस करते वक्त लगने वाली है। यहाँ पे शॉर्ट में बताया है मटेरियल्स में विद डायग्राम, ये मेन चीजें हैं। देखो ग्लास स्लाइड, स्टेनिंग रिएजेंट, यह लिशमन स्टेन लगेगा या फिर राइट जिम्सा स्टेन, माइक्रोस्कोप लगेगा जिसके अंडर हम लोग ये पीबीएस का एग्जामिनेशन करेंगे, लैंसेट, फ्रेश कैपिलरी ब्लड ले लेंगे लिए, और सिरिंज जो है हम लोगों को ईडीटीए बल्ब में ब्लड पोर करने के लिए, जो वीनस ब्लड सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं सिरिंज से। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रिपेयर थिन स्मीयर ऑफ ब्लड ऑन ग्लास स्लाइड, एयर ड्राई करना है उसको, देन फिक्स विथ मिथेनॉल इफ वी आर यूजिंग जिम्सा स्टेन, नहीं तो फिर डायरेक्टली लिशमन स्टेन डालना है उसके ऊपर, एक पर्टिकुलर 45 to 1 मिनट तक के लिए रखना है, बाद में उसके ऊपर डिस्टिल्ड वाटर डालना रहता है, वह हम लोगों को 2 to 3 मिनट्स तक रखना है, और बाद में अंडर टैप वाटर हम लोगों को उसको वॉश करना रहता है, और ड्राई होने के बाद हम लोगों को उसको माइक्रोस्कोप के अंडर 100x के नीचे, अंडर ऑयल इमर्शन लेंस के नीचे हम लोगों को एग्जामिनेशन करना है, और बाद में हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसके साइज, शेप, कलर, इंक्लूजन्स बॉडीज पे कमेंट करेंगे। ये सभी चीजें जो डिटेल्स में है हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या चीजें देखने को मिली उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, देखो इस पेशेंट के केस में हम लोग क्या मतलब कि क्यों इंडिकेट किया गया है, टू इवेल्युएट मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसीज और फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, जैसे कि माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, इस तरीके से, टू इंडिकेट एबनॉर्मल आरबीसी फॉर्म्स, कुछ एबनॉर्मल आरबीसीज है क्या इस केस में वह जानने के लिए, एंड टू सपोर्ट द डायग्नोसिस सजेस्टेड बाय सीबीसी, जो भी सीबीसी काउंटर पे हम लोगों को मिला वह सभी सही है क्या, वह जस्ट कंफर्म करने के लिए या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री के लिए। यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन है पीबीएस वो किस तरीके से है, उसका टाइप क्या है, तो वह यह है मॉर्फोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सेल्स अंडर 1000x मैग्निफिकेशन। यहाँ पे सिर्फ आप लोग मॉर्फोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इतना भी लिखा तो भी काफी है।
यहाँ पे भी पेशेंट प्रिपरेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। यह जो भी टेस्ट है हम लोग डन अलोंग साइड CPC फॉर मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। सैंपल कलेक्शन कैसे किया जाता है? पेरिफेरल ब्लड, वीनस ब्लड लेते हैं हम लोग, सेम EDTA सैंपल एज CPC और फ्रेश कैपिलरी ब्लड। प्रोसीजर कैसे करेंगे? ब्लड स्मीयर मेड ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्टेन्ड विद लिशमन स्टेन। ओके, देन इंटरप्रिटेशन इस केस में, मिस्टर ABC के केस में हम लोगों को क्या मिला? PBS सजेस्ट नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विथ मिनिमल एनिसोसाइटोसिस कंसिस्टेंट विथ अर्ली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। देखो इस केस में वैसे हम लोगों को हिस्ट्री में क्रोनिक डिसीज नहीं मिला है, तो मे भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, और वह भी अर्ली चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को MCV जो है नॉर्मोसाइटिक मिली है, MCH जो है वह कम मिला है, इसलिए हाइपोक्रोमिक है वो। ये सभी CBC के पैरामीटर्स में इस तरीके से मिला है। और PBS में भी यह जो है RBC की साइज हम लोगों ने PBS में देखा तो सेल्स की साइज नॉर्मल दिखाई दे रही है। हाइपोक्रोमिक इसलिए क्योंकि जो हम लोगों ने RBC देखा वहां पे सेंट्रल पैलोरिसिटी ज्यादा थी। ठीक है, जो सेंट्रल बीच का जो एरिया रहता है वह ज्यादा वाइडर हो जाता है, फेंट वाला, और उसकी वजह से हम लोगों को यह हाइपोक्रोमिया डिटेक्ट होता है। फाइनल इंप्रेशन में देखो, मॉडरेट नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की केस है, लाइकली ड्यू टू अर्ली डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। फर्दर इवेल्युएशन विथ आयरन स्टडीज, रेटिकुलोसाइट count and clinical correlation is recommended to determine the underlying cause. Peripheral smear supports diagnosis of iron deficiency anemia. थैंक यू। आपको यह प्रेजेंटेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कौन से टॉपिक्स पे आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।